नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश में तेज हुई युवाओं के आंदोलन की गूंज की, दिल्ली के बाद बिहार में सरकार के खिलाफ खुलते मोर्चे की। इनको जब तक रिहा ना किया जाए, अगर नहीं करते हैं अगर कल तक, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। देखेंगे क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह का भी होगा इस्तीफा, क्यों पदभार संभालते ही विवादों से घिरे नए शिक्षा मंत्री। जानेंगे संसद के मानसून सत्र में किन मुद्दों पर छिड़ेगी बहस, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम एशिया में आई शांति को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2028 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। चुनावी राजनीति से संन्यास का किया ऐलान, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को बताया कारण। अवैध कोयला खनन पर सीआईएसएफ की कार्रवाई, एक सप्ताह में 85 रेड, 1277 मीट्रिक टन कोयला जब्त। ऋषिकांत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दिलाया पहला सिल्वर, वेट लिफ्टिंग में 60 किलोग्राम में दर्ज किया नया रिकॉर्ड। इससे पहले पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत को दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे ने निकाली संयुक्त रैली, बोला तीखा हमला, कहा अंधभक्तों को जेएनजी ने दिखा दी ताकत, कॉकरोच ने शासक को हराया। और कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, रक्षा मंत्री ने लद्दाख में कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा और पाकिस्तान घुसपैठ के। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने युवाओं के नाम संदेश जारी किया है। वहीं अब तक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर वापस न ले जाने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि जल्द ही सरकार के साथ सीजेपी एक और बैठक करेगी। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के युवाओं ने मोदी सरकार का अहंकार चूर चूर कर दिया है। जिस सरकार के मंत्री डंके की चोट पर ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब इस इस्तीफे के बाद सरकार के तेवर भी काफी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। जो पीएम मोदी अपने मन की बात करते रहे हैं, अब उन्होंने युवाओं के मन की बात जानने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। और अब वो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम की ही तरह अब पीएम मोदी ने देश के युवाओं से संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने विकसित गांव प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। यानी अब मोदी सरकार को जेएनजी की ताकत का एहसास हो गया है। दिल्ली में सरकार को अपनी ताकत बताने के बाद अब आंदोलनकारी युवा अपने घरों को लौट चुके हैं। जंतर मंतर खाली हो गया है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जंतर मंतर को अच्छी तरह से साफ किया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने वहां से सारा कचरा हटाया है। जिस जज्बे से देश के युवा 36 दिनों तक प्रदर्शन में डटे रहे, उनकी जिद ने मोदी सरकार को भी घुटनों पर ला दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले तक ये कह रहे थे कि मेरे इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाएगा, उन्होंने खुद ही पीएम मोदी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। और इसके बाद देश भर के युवाओं में जश्न का माहौल देखा गया। और अब उनकी इस जीत पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सबका आभार जताते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं, जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वाज रियली डिफिकल्ट। इट वाज जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम पर भरोसा दिखाया, हु लव्ड अस व्हेन एवरीबॉडी वाज डाउटिंग अस, I really want to thank you all from bottom up। आप जानते हैं कि बीते दिन सीजेपी ने सरकार के साथ तीसरी बैठक के बाद इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया, जब सरकार ने उनकी बाकी दोनों मांगे भी मान ली, जिसमें पीड़ित परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देना और सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल था। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई है, जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि आने वाले वक्त में सीजेपी के साथ सरकार की एक और राउंड की बातचीत होगी। 4 हफ्ते के अंदर होने वाली इस बैठक में शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव को लेकर चर्चा की जाएगी। और अब जिस तरह युवाओं के इस प्रदर्शन से सरकार के अंदर जवाबदेही का डर दिखाई दे रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में मोदी सरकार को कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिल्ली में तो खत्म हो गया, लेकिन बिहार में इसकी चिंगारी अभी तक बुझी नहीं है, बल्कि बड़े आंदोलन का रूप लेने वाली है। यानी दिल्ली के बाद अब कॉकरोच बिहार में जुटने वाले हैं, जिसकी चेतावनी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में 27 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी युवाओं का प्रदर्शन अब थम गया है, लेकिन दिल्ली की जो आग बिहार तक पहुंची थी, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज ने विपक्ष का गुस्सा बढ़ा दिया है और अब बिहार की सियासत में बवाल मच गया है,
छात्रों और तेज प्रताप पर हुई कार्रवाई ने अब बिहार में नए आंदोलन की सुगबुगाहट की चर्चा तेज कर दी है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जिन जिन छात्रों पर कल ये तय हुआ है कि भाई जिस पे भी मुकदमा हुआ इस आंदोलन में, जिनको हिरासत में लिया गया है, चाहे प्रदेश पूरे देश के प्रदेशों में हो, उन पे जब तक बिहार में हर एक जिलों में अभी भी कल भी, चाहे मेरे बड़े भाई तेज प्रताप हों या कई सैकड़ों हजारों छात्र हों, फर्जी मुकदमा करके सबको उठाया गया है। जब तक कल तक का हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर कल तक इन सभी छात्रों को जो भी आंदोलनकारी हैं, जब तक मुकदमा वापस ना लिया जाए, जब तक इनको जब तक रिहा ना किया जाए, अगर नहीं करते हैं अगर कल तक, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव ने पटना के मेदांता अस्पताल में जाकर सिवान के उन छात्रों से मुलाकात भी की है जो 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान जख्मी हो गए थे। तेजस्वी ने घायल छात्रों के परिजनों से भी बातचीत की और कहा, जिन छात्रों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ये जब तय हो चुका है कि आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे, तब भी बिहार में छात्रों पर केस दर्ज कर उन्हें जबरन जेल भेजा जा रहा है। दरअसल पटना में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों युवा जुटे। सबसे पहले ये प्रदर्शन 22 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया। इस दौरान भी पटना के गांधी मैदान के पास बड़ी तादाद में छात्रों का हुजूम उमड़ा। इस बंद को वामपंथी छात्र संगठनों आइसा के साथ साथ आरजेडी और अन्य महागठबंधन दलों का समर्थन मिला। इसी दौरान पटना, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, लखीसराय और बेतिया सहित कई जिलों में उग्र प्रदर्शन, पथराव और झड़पें हुई। सिवान में स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। पटना के डाक बंगला चौराहे और अन्य स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं और छात्रों को हिरासत में ले लिया। फिर देर रात कोर्ट में पेशी के बाद तेज प्रताप को 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया, जिसे लेकर तेजस्वी यादव आग बबूला हो चुके हैं। दिल्ली में हुए युवाओं के इस आंदोलन की गूंज देश के अलग अलग कोने में अब सुनाई भी दे रही है। बिहार में जहां तेजस्वी यादव ने आंदोलन में घायल छात्रों से मुलाकात की, उनके लिए आवाज उठाई, तो केंद्र में राहुल गांधी लगातार उनके हक के लिए आवाज उठा रही हैं। और अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखकर युवाओं के आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही की मांग की है। तो क्या अब शाह को भी देना होगा इस्तीफा? जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं ने 1 महीने से भी ज्यादा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला, जिसमें सरकार के इशारे पर युवाओं पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई गई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हुए। यहाँ तक कि युवाओं पर पुलिस ने पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। युवाओं पर लिए गए इस एक्शन पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह घिर गए हैं। उनकी जवाबदेही की मांग की जा रही है। इसके लिए खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसको उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया है। शाह को लिखी गई चिट्ठी में राहुल ने कहा, दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मेरी मुलाकात 19 साल के साहिल लौचाब से हुई। पैलेट गन से घायल होने के कारण उनकी एक आंख जा सकती है। उनका अपराध क्या था? पेपर लीक पर रोक लगाने और हमारे छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य की मांग करना। अमित शाह जी, मेरे 2 सवाल हैं। क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी? यदि नहीं तो किसने दी? क्या सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या स्वयं सेवक? उनकी तैनाती किसने अधिकृत की थी? देश जवाब मांग रहा है। ऐसे में अब अमित शाह घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर जल्द ही शाह ने जवाबदेही तय नहीं की तो उनके इस्तीफे की मांग भी शुरू हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि शाह राहुल के इन सवालों का जवाब देते हैं या अब शाह का भी सीधा इस्तीफा होता है। मोदी सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक तमाम नेता विपक्ष के निशाने पर हैं। यहां तक कि नए शिक्षा मंत्री भी विवादों के घेरे में आ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन पद संभालते ही वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। उनके एक बयान ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 1 महीने से ज्यादा समय तक चले छात्रों के प्रदर्शन और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उनकी जगह प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन जिम्मेदारी संभालते ही उनका पहला बड़ा बयान ही विवादों में घिर गया। दरअसल 25 जुलाई को जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को कर्तव्य भावना और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।
पिछले 4-5 सालों में धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। देश ने नई शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। जोशी के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लीग प्रधान ने मजबूरी में कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन मोदी सरकार बेशर्मी और अहंकार नहीं छोड़ रही। नए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पुराने वाले ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब हर महीने पेपर लीक और रोज 25 स्कूल बंद होते रहेंगे। याद रखना सरकार, ये आपके अहंकार के अंत की शुरुआत है। अब नए शिक्षा मंत्री के इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति की उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को लगातार घेरने में जुटा हुआ है। प्रहलाद जोशी के बयान पर विपक्ष ने उनको घेर लिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसकी असली परीक्षा तो संसद में होनी है। दरअसल विपक्ष ने सरकार को साफ कह दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। और अब जब उनकी मांग पूरी हो गई है तो सदन की कार्यवाही ट्रैक पर लाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब किन मुद्दों पर संसद में छिड़ेगी बहस, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरह संसद से सड़क तक लड़ाई छिड़ी, उसके आगे सरकार को सरेंडर करना पड़ा। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध भी खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब संसद की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। 27 जुलाई से संसद के मानसून सत्र में अच्छी बहस देखी जा सकती है। जहां सरकार कई जरूरी विधेयक पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष की तरफ से भी नीट के अलावा दूसरे मुद्दों को भी उठाने की तैयारी है। प्रधान का इस्तीफा विपक्ष की पहली मांग थी, लेकिन इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है। और ये तय है कि अब सदन में ये मुद्दा उठेगा और सरकार को भी इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही कहा था कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने को तैयार है। ऐसे में 27 जुलाई को इस पर चर्चा हो सकती है। वहीं सरकार की तरफ से पेपर लीक के खिलाफ एक संशोधित विधेयक भी पेश करने की तैयारी है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम एक्ट 2024 में कुछ संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय कैबिनेट से इस बिल के मसौदे को मंजूरी भी मिल गई है। अब सदन में विपक्ष इस पर अपनी राय पेश करेगा। वहीं वंदे मातरम बिल पर भी बयानबाजी देखी जा सकती है। इसके अलावा बागी सांसदों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के रुख, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार की घेराबंदी करेगा, ये तय माना जा रहा है। यानी संसद का मानसून सत्र हकीकत में अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। संसद में अब जोरदार बहस की उम्मीद जताई जा रही है। सदन में पेपर लीक से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक तमाम मुद्दों पर बहस देखी जा सकती है। चढ़ावा चोरी मामले में आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि मामले की जांच में जुटी एसआईटी पर भी सवाल उठ चुके हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन हुआ है। तो क्या है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताजा अपडेट, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां अदालत ने मामले की जांच के लिए एक नई एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का पुनर्गठन किया है। नई एसआईटी में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है और इसका नेतृत्व आईजी किरण एस करेंगी। उनके साथ अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को सदस्य बनाया गया है। जानकारी के अनुसार नई टीम ने अपनी जांच भी शुरू कर दी। अब नई एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही है और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आप जानते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष बीजेपी को बुरी तरह से घेर रहा है। बीजेपी पर मुख्य आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। न सिर्फ बड़े लोगों को बचाने के, बल्कि अब तक मामले की जांच में जुटी एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अपने हिसाब से एसआईटी का गठन किया है, जो मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय सबूतों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि इस चढ़ावा चोरी मामले में शुरू से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोग सवालों के घेरे में हैं। उनके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा इस्तीफा देने के बाद भी ट्रस्ट से जुड़े कामकाज में चंपत राय का दखल ठीक वैसे ही है जैसा उस वक्त था जब वो महासचिव थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी के गठन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है।
ऐसे में देखना होगा कि नई SIT की जांच में क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम एशिया में आई शांति की। 2 हफ्तों तक चली जंग के बाद अब अमेरिकी सेना ने पिछली 2 रातों से कोई हमले नहीं किए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी अब अपने हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने यह हमले ऐसे वक्त में रोके हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब वो बैकफुट पर आ गए हैं? तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग बिना किसी अंतिम फैसले के अचानक ही थम गई है। पिछली 2 रातों से अमेरिकी सेना ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया है, जबकि उससे पहले तक उसकी तरफ से बार बार हमले किए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ दिया है, जबकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी थी। ये तक कहा था कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस फैसला लेना बाकी है। लेकिन जब ईरान के तेवर नहीं बदले और अमेरिका के हमले बंद हो गए, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान के आगे हार मान ली है या वो ईरान पर अचानक हमला करने की योजना बना रहा है। क्योंकि फिलहाल ईरान पर ना तो ट्रंप की धमकियां असर कर रही हैं और ना ही अमेरिका के हमले, और अब ईरान ने भी अपने जवाबी हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि हमारी रणनीति मूल रूप से जवाबी कार्रवाई की रही है, हमने अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है। इस ऐलान के बाद ईरान की तरफ से भी खाड़ी देशों पर कोई हमला नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अचानक अमेरिका ने अपने हमले क्यों रोक दिए। तो इसे लेकर अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने की योजना को स्थगित करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति का यह फैसला अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये अभियान और बढ़ाया गया तो अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह जरूर कहा है कि ईरान के खिलाफ उसकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। लेकिन मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान के पहले की शांति। बहरहाल ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।